नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस ने कल एक बड़ा आंदोलन यहां पर भोपाल में किया। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। आज कांग्रेस ने लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम उजागर कर दिया। कई सारे नाम इसके लिए दौड़ में थे। जो कांग्रेस के अभी तक प्रवक्ता हैं मुकेश नायक, उनका भी नाम था और भी 2-3 नाम थे। बाला बच्चन जो अभी एक तरह के स्थानापन्न नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी इस दौड़ में थे। रामनिवास रावत भी इस दौड़ में थे। बहुत सारे नाम थे, लेकिन नाम आया अजय सिंह का। अजय सिंह इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। यह कहा जा रहा है कि एक तरह से कांग्रेस जो संतुलन की राजनीति करती है, वो भी खास तौर पर अपने नेताओं के लिए उसी कड़ी का एक ये उदाहरण है। और अजय सिंह की आज एक तरह से ताजपोशी की गई। ये ठीक है कि अजय सिंह जब पिछली बार नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने सरकार को घेरने में ठीक ठाक भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें दोहराया क्यों गया? क्या नेताओं का संकट कांग्रेस के पास है, या फिर अजय सिंह सबसे मुफीद लगे कांग्रेस को, जबकि उन्हें सत्ता में वापसी की एक तरह से छटपटाहट भी है? आज इन्हीं सारे मसलों पर बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तकरीबन 1.25 साल के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश कांग्रेस ने स्थायी नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया और अजय सिंह राहुल को आलाकमान ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस उपाध्यक्ष दोनों की सहमति से और कांग्रेस के विधायकों की मर्जी को ध्यान में रखते हुए अजय सिंह राहुल कांग्रेस विधायक दल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होंगे और विपक्ष में नेता होंगे। अजय सिंह राहुल कांग्रेस की तरफ से दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं और उन्हें चुने जाने के बाद आज सुबह तक प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन और सीनियर विधायक गोविंद सिंह ने क्या कहा, सुनिए। जो निर्णय जो हुआ है उसमें कोई किसी तरह की कोई भेद वाली बात नहीं। माननीय अजय सिंह के नेतृत्व में पहले भी कांग्रेस के सभी विधायक दल सब पूरा साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सीधी जिले के चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बीजेपी के मंत्रियों ने भी फौरन प्रतिक्रिया दी। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने निर्णय किया है, हमारी ओर से बहुत बधाई है। और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हो, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। चलिए, धन्यवाद कांग्रेस का कि ये दुर्भाग्य था कि वो अपना नेता तक नहीं चुन पा रहे थे। स्वागत है, आए, वो पहले भी रह चुके हैं, जाने पर के आदमी हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं अजय सिंह राहुल जी को, एक बार पुनः वो बने। नेता प्रतिपक्ष के पद पर स्थायी नियुक्ति करने में कांग्रेस ने बेशक 1.25 साल का वक्त ले लिया, लेकिन अजय सिंह राहुल को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद पार्टी और विपक्षी बीजेपी की भी निगाहें 2018 के समीकरणों पर टिक गई हैं और कांग्रेस ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो 2018 तक मजबूती के साथ बीजेपी सरकार को तमाम मुद्दों पर सदन के भीतर और बाहर घेरने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस दौर में जब राजनीति बहुत कम वक्त में अपनी दिशा दशा तय कर लेती है, तो ये सवाल मौजूद हो जाता है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के फैसले को लेकर देर से तो आई है, लेकिन क्या कांग्रेस का देर से आना सियासी पिच पर दुरुस्त आना भी साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होंगे। कांग्रेस से हमारे साथ एमएलए हैं ओमकार मरकाम, स्वागत है उनका। और बीजेपी से हमारे साथ है खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हितेश वाजपेयी, और तीसरे साथी हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा। सबसे पहले ओमकार जी, आपसे ही सवाल करूंगा मैं। इतना लंबा वक्त लग गया नेता प्रतिपक्ष चुनने में, और फिर जो दोहराया आपने वो अजय सिंह को, आपकी पार्टी ने अजय सिंह को दोहराया। नेताओं का संकट है क्या कांग्रेस के पास एमपी में? बिल्कुल, कांग्रेस में संकट नहीं है, पर्याप्त हमारे नेता हैं। और इसमें जो हमारे निर्णय हुआ है, ये हमारे हाई कमान के ऊपर हम लोगों ने अपना निर्णय के लिए अनुरोध किए थे, और हाई कमान ने जो निर्णय दिया है वो बहुत अच्छा निर्णय दिया है और सोच समझ के उचित निर्णय दिया है। हितेश जी, हाई कमान तय करता है कांग्रेस में, और जैसा ओमकार बता भी रहे हैं कि हाई कमान ने जो बहुत निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के लिया। तो सोच समझ के लिया गया कांग्रेस हाई कमान का निर्णय आपको कितना स्वागत योग्य लग रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी के खिलाफ असंतोष ज्यादा है एमपी में। देखिए, मुझे लगता है हमें तो ये साथ पसंद है प्रवीण जी, क्योंकि सिंधिया जी और अजय सिंह जी ऐसे पुराने लोग हैं जिनका हम सामना कर चुके हैं। और अजय सिंह जी फ्लोर पे भी एक दागी छवि के रूप में जाने गए उनके कई आरोपों की वजह से, और मुझे लगता है अब लोग फिर पुनः उन्हीं आरोपों को उन्हें याद दिलाएंगे। और एक बड़ी श्रृंखला है
बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि आपका क्या आकलन है, तो मैंने एक ऐसे ही जुमला लिख दिया था कि ठाकुरों की फौज करेगी मौज। तो मुझे लगता है आज फिर वही ठाकुरों का निर्णय हुआ है, राजे रजवाड़ों के पक्ष में पार्टी जाती दिख रही है। माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कमान संभालेंगे, अर्जुन सिंह जी के बेटे नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे, बाला बच्चन जो बेचारे एक सीधे साधे वनवासी क्षेत्र से आते हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको फिर किनारे कर दिया गया। फिर उनको हटाया क्यों गया ये समझ में नहीं आया। फिर आपने जो सवाल पैकेज में किया था उसमें एक सवाल और जोड़िएगा प्रवीण जी कि अजय सिंह जी को फिर हटाया क्यों था यदि उन्हीं को ही लाना था। उसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। हालांकि ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। मुकेश नायक जी के साथ आपने मुकेश नायक जी को बहुत दिनों तक ये बात कह के रखी कि वो उनको बनाएंगे। आप भी जानते हैं हल्कों में बहुत मुकेश नायक आपको, मुकेश नायक क्यों पसंद है आपको? देखिए, एक बहुत बड़ा ठप्पा प्रवीण जी कांग्रेस के ऊपर और खास तौर से जिन नेताओं का चयन हुआ उन पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी लगता आया है। और आप भी 25 साल से करीब राजनीति को मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, तो मुझे उसी दिशा में जाता हुआ उनका ये कदम दिखाई देता है। और आप देखेंगे भी उनके मंच से, इवन कल तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 22 तारीख के उनके कार्यक्रम में जिन अल्पसंख्यकों के समर्थन की वो हमेशा बात करते आए, उनको सोचते आए, वो भी उनके मंच पे अभाव दिखा। या आरिफ अकील हो, असलम शेर खान हो, तो एक बड़ा वर्ग फिर उनसे छूट रहा है और एक वंशवादी राजनीति फिर हावी है। बड़े लोगों की, राजे रजवाड़ों की, अमीरों की एक मिल्कियत फिर कांग्रेस पे स्थापित हुई और यही कारण है कि वे जमीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, वो आदिवासियों से दूर होते जा रहे हैं, दलितों से, ब्राह्मणों से, सामान्य वर्ग से दूर होते जा रहे हैं। इसी बात का मुझे दुख रहेगा कि वे फिर केरवा खोटी से अपनी राजनीति करेंगे और जनता का जुड़ाव नहीं दिखेगा। अक्षर जी, आपको शामिल करता हूं मैं। डॉक्टर वाजपेयी की खूबी यह है कि बहुत चतुराई से वो तमाम मुद्दे ले लेते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने फूट डालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा ब्राह्मण नाराज हैं, उन्होंने कहा क्षत्रिय नाराज हैं, मतलब एक लाइन दे दी कांग्रेसियों को कि यदि आप इस दिशा में नहीं सोच रहे हो तो सोचिए। अक्षर जी, ये बताइए, वैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपको क्या लगता है ये जो निर्णय है कांग्रेस का, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या बीजेपी के लिए? सबसे पहले तो कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकली है, यही सबसे बड़े उनके लिए एक संतोष की बात होगी। इतने दिनों बाद उन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष तो घोषित किया, तो सबसे पहले तो इसमें अजय सिंह जी का नाम आगे आया। हालांकि जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि वो दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अगर दूसरी बार, पहले हटाया क्यों था अगर दूसरी बार ही उन्हें बनाना था तो। लेकिन उनका पूर्व का अनुभव नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो रहा हो, शायद वो एक उनको बनाने के पीछे प्लस पॉइंट रहा हो। और दूसरा, इतिहास की तरफ मैं जाना चाहूँगा कि 77 से 80 तक माननीय अर्जुन सिंह जी भी नेता प्रतिपक्ष रहे थे और उसके बाद फिर वो सत्ता में लौटे थे। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये भी एक यानी कांग्रेस को चमत्कार की उम्मीद होगी अजय सिंह के सहारे। अजय सिंह जी के साथ में जैसा उनके पिताजी के साथ में हुआ था वैसा इस बार भी ऐसा हो जाए, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन विरासत में उनको वो गुटबाजी मिली है जो अर्जुन सिंह जी के साथ में थी, जो कांग्रेस अपने अलग अलग धड़ों में बटी हुई है मध्य प्रदेश में, वो उन्हें विरासत में भी मिली है। तो एक धड़ा जहां इससे खुश होगा, वहीं दूसरे जो पक्ष हैं वो उससे कुछ असहमत भी होंगे। तो उन सब धड़ों को जोड़कर किस तरह से वो अपने विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष का पद का निर्वहन कर पाएंगे, ये तो समय के गर्भ में ही है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उससे अभी तक ये देखने में आया है कि कांग्रेस अपने जो पक्ष है विधानसभा में, उससे वो अक्सर बहिर्गमन कर जाते हैं, हल्ला ज्यादा होता है, हंगामा ज्यादा होता है। जो मुद्दे की वहाँ पर राजनीति है या मुद्दा जो रखना चाहिए, लेकिन विधानसभा में हल्ला हंगामा नोटिस भी तो लिया जाता है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर लिया जाता है। लेकिन जनता भी तो देखती है कि आप रचनात्मक रूप से विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप किसी मुद्दे पर बहस करने के बजाय अगर बहिर्गमन कर जाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा। तो इसलिए उनके पास में ये भी जिम्मेदारी है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में विधानसभा में भी प्रस्तुत कर सके, ये उनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी हो। चलिए ओमकार जी से जवाब लेते हैं। ओमकार जी, बहुत सारी बातें आपने सुनी, बीजेपी की भी सुनी, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं उनकी भी सुनी। ये बात तो तय है कि गुटबाजी बहुत ज्यादा है कांग्रेस के अंदर, और अब इस नई जो पोस्टिंग एक तरह से हुई है, एक नई ताजपोशी जो हुई है, उसके बाद आपको क्या लगता है मुकेश नायक जी शांत बैठेंगे, जो बाला बच्चन जी हैं वो शांत बैठेंगे, रामनिवास रावत जी शांत बैठेंगे? अब पूरी गुटबाजी थम गई या एक नई गुटबाजी की शुरुआत होगी? अब
देखिए, कांग्रेस में कहीं पे गुटबाजी नहीं है। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। जिस दिन से मोदी जी यहाँ पर नेता बने हैं उस दिन के बाद सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बजट को कटौती करके मध्य प्रदेश के साथ गुटबाजी किया जा रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा है। पेयजल व्यवस्था के लिए 12-13 में 5,400 करोड़, 13-14 में 5,300 करोड़ ये हमारा बजट का रहता था। और जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने 15-16 के पहला जो बजट है उसमें 1,900 करोड़ दिए। रिकॉर्ड में है, ये झूठ नहीं बोल सकते, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और 16-17 में जब उन्होंने मात्र 900 करोड़ रुपए दिया, तो इस तरह से बजट कटौती करके इनकी तो बहुत बड़ी गुटबाजी। दूसरी बात, राजा महाराजाओं की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्थापित करने वाले राजमाता सिंधिया जी, इनको बीपीएल नजर आ रहे हैं। और ये आज राजनाथ सिंह जिनके नेतृत्व में ये केंद्र में सरकार बनाए, इनको ये ब्राह्मण नजर आ रहे हैं। तो ये इनकी फूट डालो राज करने की इनकी नीति है। आरएसएस की विचारधारा हमेशा इसी बात को रहा है। ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व के नाम से अपनी राजनीति चलाने के लिए, देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये इसी तरह से बीज बोते हैं। इनकी जो कारनामे हैं इनको पूरा देश समझ चुका है। अब इनके झांसे में नहीं आने आपकी इस बात का जवाब डॉक्टर वाजपेयी देना चाहते हैं। डॉक्टर वाजपेयी से जरूर इस बात का जवाब लेंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि इस अजय सिंह के जरिए क्या कांग्रेस विजय पथ तक जा पाएगी। आप देखते रहिए बिग बुलेटिन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। आज हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं अजय सिंह, उनकी नियुक्ति के मायने क्या हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है वो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा दिग्विजय सिंह का है, एक कमलनाथ का है, एक खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, और जो बचा हुआ हिस्सा हो जाता है वो सुरेश पचौरी जी के खाते में जाता है। और ये जो माने जाते हैं अजय सिंह, ये अभी दिग्विजय सिंह खेमे के माने जा रहे हैं। तो ये जो कयास है वो ये लगाए जा रहे हैं कि यदि दिग्विजय सिंह खेमे को आला कमान ने संतुष्ट कर दिया तो अब जो अगला प्रदेश अध्यक्ष वो चुनेंगे या यहाँ पर इलेक्शन का इंचार्ज जिसे चुनेंगे वो कमलनाथ और सिंधिया होंगे। ये एक आम राजनीतिक गलियारों का आकलन है, जो कि मेरा नहीं है, जो पूरे राजनीतिक गलियारे में दौड़ रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले जो एमएलए हैं ओमकार मरकाम, उन्होंने बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए थे और जिसका जवाब डॉक्टर वाजपेयी देना चाहते थे। डॉक्टर वाजपेयी, एक बात तो पहला जो उन्होंने आरोप लगाया उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा मैं ये भी जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा खेमा है जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए कमजोर कड़ी। देखिए, मैं आपको पहले तो बहुत अच्छी बात है, ओमकार जी बेचारे क्या बोल पाएंगे, क्योंकि उनके जो वनवासी नेता थे उनको तो किनारे बैठा दिया है, तो इसलिए उन्होंने पूरे वक्तव्य में मोदी जी ने ये, मोदी जी ने, मोदी जी ने, मुझे लगता है अजय सिंह जी से ज़्यादा नाम उन्होंने मोदी जी का लिया। मुझे खुशी है इस बात की। दूसरी बात, ये बात सच है कि अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और जो ठाकुर लॉबी है उसको बिलोंग करते हैं, और ये ठाकुर कोई जाति के हिसाब से नहीं है प्रवीण जी। देखिए, ये ताकत का प्रतीक है, जो मैं बार बार जिसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। छोटे छोटे राजे रजवाड़े जब अंग्रेज चले गए थे तो इनको छोड़ गए थे। और सिंधिया जी का भी आप उठाकर देखें, पिछली बार भी इनके पकाड़े उन्हीं के पास बात आई थी निकल के। सड़क पर संघर्ष कौन करता है? जीतू पटवारी जैसे लोग जो आलू उगाते हैं। आप हर बहस में आप जीतू पटवारी का नाम जरूर लेते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है लगता है आपकी। नहीं सर, आप खुद निकाल के देखिए, साल भर सड़क पे संघर्ष करते कौन दिखते हैं? उनमें से एक भी आदमी आपको नहीं दिखाई देता। कोई किसान का बेटा आपको शिवराज जी की तरह आम किसान का बेटा नहीं दिखाई देता जिसको नेता प्रतिपक्ष बना दे। क्या 50-51 में ऐसा कोई नहीं है क्या? आपको चलिए, कांतिलाल भूरिया जी जैसे लोग थे, उनको आपने बिल्कुल बेइज्जत करके किनारे बिठा दिया है, उनको कोई रोल आप नहीं दे पा रहे हैं। और 10 साल सरकार रही यूपीए की, उस दौरान आपने कभी सरकार में प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं दिया है। तो मध्य प्रदेश को निगलेक्ट जिस कांग्रेस ने किया है, फिर पदों की रचना प्रवीण जी आप भी जानते हैं, तुष्टीकरण के लिए जब जब करोगे आप तो जनता खो जाती है। आपको जनता को नेतृत्व देना है कि नहीं देना है? हमारे यहाँ हम लोग चाय वालों की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर आज भी आपने देखा कैलाश जी कहाँ से उठे हुए हैं।
पार्षदों से उठे हुए नेता है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नहीं है, पर यहाँ पर तो वही राजे रजवाड़े और अमीरों से बाहर ही निकल के पार्टी आने तो को मेरे तैयार सवाल है। के दूसरे हिस्से का भी जवाब दे दीजिए कि बोलिए कौन ना। सी कमजोर कड़ी आपको लगती है जो इतने नाम मैंने गिना है कांग्रेस में? देखिए, मैं कमजोर कड़ी तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे इसी बात का केवल दुख होता है कि 125 साल पुरानी पार्टी जनता से कितनी तेजी से दूर हो रही है, और ले दे के आपके पास भी वही 4 नाम निकल कर आ रहे हैं। और मैंने बताया ना, असंख्य नाम ऐसे हैं, कई विधायक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोचिए, ओंकार मरकाम जी हमारे बीच बैठे हैं, क्या ओंकार मरकाम जी को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या बाला बच्चन जी थे, उनमें अच्छा क्या बुराई थी? कोई ये जवाब दे पाया कि बाला बच्चन जी जो 2 साल से काम देख रहे थे उनमें बुराई क्या थी? केवल वो आदिवासी थे इसलिए हटा दिया गया? निमाड़ का प्रतिनिधित्व करते थे, गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे, क्या गरीबों का कोई स्थान नहीं है? आपकी पार्टी में बाबूलाल गौर साहब में क्या बुराई थी, आपने हटाया उन्हें? सरताज सिंह में क्या बुराई थी, आपने हटाया उन्हें? आप अपने ही कार्यक्रम उठा के देख लीजिए किसके तहत क्या कार्रवाइयां हुई है या क्या अनुरोध उनसे किया गया, आपको पता है। लेकिन मुझे बताइए, क्या कोठियों से बाहर कभी कांग्रेस निकल कर आएगी? क्या राजाओं के घरों से बाहर निकलकर कांग्रेस की कमान आएगी? क्या कभी किसी आम आदमी को कांग्रेस की कमान मिलेगी, आम नेता को? ये मैं आपसे नहीं, कभी किसी बुंदेलखंड के व्यक्ति को देना चाहोगे आप बोलते बुंदेलखंड साथ आना चाहिए, तो बुंदेलखंड गरीब है साहब, वहां के लोगों को नहीं देंगे हम। तो ये कोठियों में, रजवाड़ों में, सिद्धियास से, इससे निकलकर जब तक नहीं आओगे, मुझे दुख होता है। दुख क्यों होता है प्रवीण जी? देखिए, विपक्ष में हमको आना नहीं है, इसलिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन कमजोर विपक्ष हमारे लिए चुनौती हो जाता है कभी कभी। तो अक्षर जी को शामिल करते हैं। अक्षर जी बड़े दुखी हैं आज डॉक्टर वाजपेयी इस पूरी नियुक्ति को लेकर, और नियुक्ति से दुखी वो इस बात को लेकर नहीं, जैसा वो कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि विपक्ष कमजोर है, वो लगातार सत्ता में रहेंगे। ये बताइए, मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव गवर्नमेंट के खिलाफ लाने में उनका एक बड़ा रोल था, व्यापम वाले मामले में भी उन्होंने बहुत तेजी से उठाई। लेकिन एक जो उनका पहलू है जिस पर अभी जिक्र नहीं हुआ, वो ये कि बहुत सारे जो नेता हैं वो छोड़ के गए। चौधरी राकेश सिंह गए, बड़े प्रभावशाली नेता थे ग्वालियर चंबल के, और तब ये आरोप लगे कि वो ब्राह्मण ठाकुर विवाद के चलते वो छोड़ के गए। ये आपको क्या लगता है, ये टकराव फिर नहीं होगा दोबारा से? हाँ, संजय पाठक गए बेशक। देखिए, इसमें मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस में हमेशा से ये एक वर्ग रहा है जो उसमें एक एलीट भाव हमेशा बना रहा है, जो कि अभी डॉक्टर वाजपेयी जी ने भी जिक्र किया था कि मौज होगी, जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था, तो ठाकुरों की फौज करेगी मौज। उसमें जो एलीट भाव रहा है वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से एक हमेशा एक दूरी उसमें बनी रहती है। इसके मुकाबले दूसरी तरफ जहां भाजपा का अगर पक्ष देखा जाएगा तो शिवराज सिंह जी ने पिछले 13 सालों में जिस तरह से अपनी जो छवि बनाई है लोगों से जुड़कर, वो उस छवि के मुकाबले अभी कांग्रेस के पास में कोई भी उस स्तर का नेता नहीं है जो उस उनके जो बहुत ही साधारण, सहज और आम नागरिक से जुड़ने वाली जो छवि है उसके साथ में मुकाबला कर सके। जहाँ तक अजय सिंह जी का सवाल है, इन्हें उसी स्तर पे जाके अपने जो अपना एक उन्होंने एलिट अभी तक बना के रखा था, वो उससे जमीन से जुड़कर लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस के लिए सदन में भी और सदन के बाहर भी कोई संभावना नजर आती है। बाकी कोई संभावना नहीं। हम एक छोटा जरूर संक्षेप में जवाब लेना चाह रहे थे कांग्रेस के जो एमएलए हैं ओमकार मरकाम का, लेकिन वक्त जो है वो इसकी इजाजत नहीं दे रहा। ये बात जरूर है कि अब जरूर देखना दिलचस्प होगा कि जो मध्य प्रदेश में 13 साल से अब 14वां साल लग चुका है, सत्ता से बाहर कांग्रेस बेचैन है किसी भी तरह से सत्ता में वापसी के लिए। ये पहली नियुक्ति है, इसके बाद 2-1 नियुक्तियां और होंगी जिन पर ज्यादा नजर होगी, जो ज्यादा निर्णायक होंगी, तो ज्यादा जो तय करेंगी कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में, यदि मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, वो करेंगी आने वाली नियुक्तियां। यही देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। तीनों मेहमानों का मैं अब शुक्रिया अदा करूंगा। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।